नमस्कार। चलिए एक ऐसे समय में चलते हैं जब दुनिया में ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड का नामो निशान तक नहीं था। सोचिए, उस वक्त ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र पश्चिम में नहीं बल्कि यहीं भारत के दिल में था। आज हम सब मिलकर उसी महान जगह की यात्रा करने वाले हैं, नालंदा। और ये सिर्फ कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है, ये हकीकत है। एक ऐसे दौर का सबूत जब नालंदा महज एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि ये दुनिया का पहला महान आवासीय विश्वविद्यालय था। एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जो भारत की शानदार बौद्धिक विरासत की रोशनी पूरी दुनिया में फैला रहा था। देखिए, ये कोई आम मठ नहीं था। जरा सोचिए, करीब करीब 700 सालों तक ये विचारों का एक जीता जागता शहर था, वैश्विक शिक्षा का एक ऐसा केंद्र जहां दर्शन और विज्ञान, अध्यात्म और तर्क सब एक साथ आकर मिलते थे। तो सवाल ये उठता है कि ज्ञान का ये इतना बड़ा शहर आखिर बना कैसे? चलिए, अब नालंदा के उस सुनहरे दौर में चलते हैं और इस राज को समझते हैं। देखिए, नालंदा का बनना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये बड़े बड़े साम्राज्यों की दूरदृष्टि का नतीजा था। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, इसकी नींव पड़ी 5वीं शताब्दी में। गुप्त वंश के राजाओं ने इसे बनवाया। फिर सदियों बाद सम्राट हर्षवर्धन और पाल वंश के शासकों ने इसे संरक्षण दिया, और उन्हीं के दौर में नालंदा अपने शिखर पर पहुंचा और पूरे एशिया में इसकी शोहरत फैल गई। जब नालंदा अपने चरम पर था तो इस कैंपस में 10,000 स्टूडेंट्स रहते थे। सोचिए, 10,000, और वो भी सिर्फ भारत से नहीं, कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, इन सब जगहों से विद्वान हजारों किलोमीटर का मुश्किल सफर तय करके आते थे। ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरे समंदर, सब पार करके, सिर्फ इसलिए कि उन्हें यहाँ पढ़ने का मौका मिल जाए। और इन 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कितने शिक्षक थे? 2,000। इसका मतलब हर 5 स्टूडेंट पर एक शिक्षक। आज की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी ऐसे अनुपात का सिर्फ सपना ही देख सकती हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पढ़ाई का स्तर क्या रहा होगा और हर छात्र पर कितना व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता होगा। लेकिन नालंदा की असली धड़कन, उसका दिल, थी उसकी लाइब्रेरी। आप इसे ज्ञान का एक महासागर कह सकते हैं, जहां करीब 90 लाख हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियां थीं। अगर इसे आज के हिसाब से देखें तो ये उस वक्त दुनिया में मौजूद लगभग सारी जानकारी का खजाना था, सब एक ही जगह पर। ये जो पूरा पुस्तकालय परिसर था, उसे धर्मगूंज कहते थे, जिसका मतलब है सत्य का खजाना। और ये कोई छोटी मोटी इमारत नहीं थी, बल्कि 9 मंजिला इमारतें थीं इसमें। यहाँ पढ़ने आए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने तो यहाँ तक लिखा कि पांडुलिपियां रत्नों की तरह चमकती थीं। आप इन पुस्तकालयों के नाम देखिए, रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्न रंजक। इनके नाम ही इनकी शान की कहानी बयां करते हैं। पर नालंदा को जो बात असल में क्रांतिकारी बनाती थी, वो सिर्फ उसका आकार नहीं, बल्कि उसका दायरा था। वहां सिर्फ धर्म ग्रंथों की पढ़ाई नहीं होती थी, यहां 64 से भी ज्यादा विषय पढ़ाए जाते थे। चिकित्सा, गणित, तर्कशास्त्र, खगोल विज्ञान, कला, सब कुछ। ये अपने जमाने के हिसाब से एक बेहद आधुनिक, बहुविषयक पाठ्यक्रम था। एक ऐसी जगह जहां विज्ञान और दर्शन एक दूसरे से संवाद करते थे। हाँ, लेकिन नालंदा में दाखिला लेना कोई बच्चों का खेल नहीं था। जो भी आता उसे गेट पर ही द्वार पंडित कहे जाने वाले विद्वानों के साथ एक बहुत ही मुश्किल मौखिक परीक्षा देनी पड़ती थी। कहते हैं कि 5 में से सिर्फ एक उम्मीदवार ही अंदर जा पाता था। ये एक सच्ची योग्यता पर आधारित व्यवस्था थी, जहां आपका खानदान या पैसा नहीं, बल्कि सिर्फ आपकी बुद्धि ही सबसे बड़ी दौलत थी। लेकिन इतिहास का दस्तूर है कि हर बड़ी रोशनी के पीछे एक परछाई भी होती है, और नालंदा का अंत उतना ही दर्दनाक था जितना उसका शिखर शानदार था। अब हम इस कहानी के सबसे स्याह पन्ने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मन में ये सवाल आना ही चाहिए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक शहर जो सिर्फ विचारों की नींव पर खड़ा था, जिसे बनाने में सदियां लग गई, वो पूरी तरह से नक्शे से कैसे मिट गया? जो ऐतिहासिक कहानियां हमें मिलती हैं, वो एक घायल अहंकार की तरफ इशारा करती हैं। कहानी कुछ यूं है कि आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बुरी तरह बीमार पड़ा। उसके अपने हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए। हार कर उसने नालंदा के एक आचार्य से मदद मांगी। आचार्य ने कुरान के पन्नों पर एक दवा लगा दी और खिलजी से कहा कि वो इसे पढ़े। खिलजी जैसे जैसे पन्ने पलटता गया, वो ठीक होता गया। लेकिन शुक्रिया अदा करने की बजाय उसके दिल में जलन पैदा हो गई।
उसे ये बात हजम नहीं हुई कि भारत का ज्ञान उसके अपने ज्ञान से बेहतर कैसे हो सकता है। और बस वही जलन, वही ईर्ष्या एक भयानक आदेश में बदल गई। खिलजी की सेना ने नालंदा पर हमला बोल दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया गया और उस महान लाइब्रेरी में आग लगा दी गई। कहते हैं कि वो आग, जिसमें 90 लाख पांडुलिपियां जल रही थीं, वो महीनों तक बुझी नहीं। सदियों की मेहनत, ज्ञान और बुद्धिमत्ता सब कुछ राख के ढेर में बदल गया। इतिहासकार जॉन की का ये एक वाक्य उस नुकसान के दर्द को बयां करता है। ये सिर्फ जलती हुई किताबें नहीं थी, ये एक पूरी सभ्यता का संचित ज्ञान था जो धुएं और राख में बदल रहा था। लेकिन कहते हैं कि विचार पत्थर और कागज से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं, उन्हें जलाया नहीं जा सकता। और ठीक एक फीनिक्स पंछी की तरह जो अपनी ही राख से दोबारा जन्म लेता है, नालंदा की आत्मा का भी फिर से उठना तय था। सदियों तक नालंदा गुमनामी के अंधेरे में खोया रहा, लोग उसे भूल गए। फिर जैसा कि यह समय रेखा दिखाती है, 19वीं सदी में एक ब्रिटिश पुरातत्वविद थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। उन्होंने हुएनसांग की पुरानी डायरियों को पढ़ा और उन्हीं के सहारे इन खंडहरों को फिर से खोज निकाला। ये पुनर्जन्म का पहला कदम था और ये सफर पूरा हुआ 2014 में, जब उसी प्राचीन जगह के पास एक नई आधुनिक नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई। इसकी विरासत को एक बार फिर से जिंदा किया गया। कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है। एक तरह से यहां भी वही हुआ। अगर पुराना नालंदा भारतीय राजाओं के संरक्षण में दुनिया भर में चमका, तो आज का नया नालंदा 17 देशों के समर्थन से फिर से खड़ा हुआ है। वो जो अंतर्राष्ट्रीय भावना थी, वो जो पूरी दुनिया को साथ लेकर चलने वाली सोच थी, वो आज भी जिंदा है। तो समय के आर पार इस पूरे सफर का आखिर मतलब क्या है? आज हमारे लिए नालंदा के क्या मायने हैं? हमें ये याद रखना होगा कि नालंदा सिर्फ ईंट और गारे के कुछ खंडर नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक सोच है, एक विचार है। ये उस भारत का प्रतीक है जिसने हमेशा ज्ञान को सबसे ऊपर रखा, जिसने खुली बहस का हमेशा स्वागत किया और जिसने सीखने वालों के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखे, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से आए हों। और आखिर में नालंदा की कहानी हमें एक ही अमर सबक सिखाती है। इमारतें गिराई जा सकती हैं, किताबें जलाई जा सकती हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान कभी नहीं मरता। वो एक ऐसी रोशनी है जो रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, हमेशा हमेशा चमकने का रास्ता ढूंढ ही लेती है।